और नाज़रीन, खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। राजौरी के प्रगल द्रहाल में फौजी कैंप पर मिलिटेंट हमला हुआ है। फौजी कैंप में दाखिल होने की कोशिश में 2 मिलिटेंटों को हलाक किया गया। तो खबर राजौरी के प्रगल द्रहाल से, जहां फौजी कैंप पर मिलिटेंट हमला हुआ। फौजी कैंप में दाखिल होने की कोशिश में 2 मिलिटेंटों को हलाक किया गया। हमले में 3 फौजी जवान भी शहीद हुए हैं। 5 फौजी जवान जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया गया है। तलाशी मुहिम जारी है। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी समीर भट्ट का। समीर, बेहद अहम इस खबर के ताल्लुक से आपसे पूरी तफसीलात चाहेंगे। देखिए हिना, मैं आपको बता दूं, ये आज बहुत ही तड़के अंधेरे का फायदा उठा के 2 जो मिलिटेंट हैं, जो फिदाइन है और हाईली ट्रेन बताए जाते हैं, और हो सकता है कि जो एलओसी की बिल्कुल नजदीक है, राजौरी का एलओसी है, वहां से वो इन्फिल्ट्रेट करके आए हो। और उसके बाद जो परगल एरिया है, ये बेसिकली दरहाल जो तहसील है, वहां से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत ही पहाड़ी इलाका है, घना जंगल है वहां पे। तो वहां पे जो आर्मी कैंप है, आर्मी पोस्ट है, उसी में उन्होंने दाखिल होने की कोशिश की। अंधेरे का फायदा उठा के उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की। लेकिन जो आर्मी के जो जवान हैं, जो अलर्ट जवान है हमारे, उन्होंने बाहर ही उनको ढेर कर दिया, दोनों को ढेर कर दिया। लेकिन जो गोलाबारी, इनिशियल गोलाबारी आतंकवादियों की तरफ से की गई थी, उसमें 3 हमारे जो जवान हैं वो उनकी शहादत हुई है, और 2 और जो है वो जख्मी है, उनको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। जो दोनों मिलिटेंट्स हैं, उनको मार गिरा के और उनकी जो बॉडीज हैं वो रिकवर की गई। अभी आइडेंटिफिकेशन के लिए उनकी आइडेंटिफिकेशन की जा रही है। हालांकि अभी ये पता नहीं चला कि किस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से उनका ताल्लुक है, लेकिन हो सकता है कि वो लश्कर तैयबा या जैश, दोनों में से इन्हीं 2 मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के ज्यादा फिदाइन होते हैं, तो उनसे उनका ताल्लुक हो सकता है। लेकिन अभी उसकी तस्दीक होनी बाकी है। जो पुलिस और आर्मी के जो टॉप ऑफिसर्स, वो सुबह ही मौके पर वहां पहुंच गए। वहां पे पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, क्योंकि पुलिस और आर्मी उनको इस बात की आशंका है और खदशा है कि कुछ और मिलिटेंट वहां पे इस एरिया में घुस। यानी समीर भट्ट, एक बड़ी कामयाबी 15 अगस्त से पहले मिली है ये। जी बिल्कुल बिल्कुल हिना, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अलर्ट भी था और तो पूरा ये पाकिस्तान की तरफ से। क्योंकि कल अब देखिए, इस साल की अगर हम बात करें, बहुत सारे मिलिटेंट कमांडरों को मार गिराया गया। कल भी बड़गाम में जो बहुत ही टॉप मिलिटेंट कमांडर था लतीफ राकर, उसको मार गिराया गया। तो इस बार जो मिलिटेंटों पर शिकंजा वो बहुत कसा हुआ है। और दूसरी तरफ से जो इन्फिल्ट्रेशन है एलओसी और लाइन ऑफ कंट्रोल पे, हालांकि ड्रोन के जरिए पाकिस्तान ने कोशिश की बहुत सारी एमिनेशन को यहाँ पे पहुंचाने की, लेकिन जो मिलिटेंसी का जो ग्राफ है, जो इन्फिल्ट्रेशन का जो ग्राफ है, वो भी डाउन हो गया है। तो अब जो 15 अगस्त से पहले जो मिलिटेंट्स है वो अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते थे और एक बड़ा हमला करना चाहते थे, और हो भी सकता था कि अगर वो एंटर कर जाते, अंदर दाखिल होते। बिल्कुल समीर, तो बेहद अहम ये खबर है। इस पर लगातार हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और नाज़रीन, इस वक्त एक और अहम खबर आपको दे दें। चीन कर रहा है पाकिस्तानी दहशतगर्द की पुष्पनाही। अब्दुल रऊफ अजहर पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ की चीन ने मुखालिफत की है। जी हाँ, चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा में यानी यूएन में हिंदुस्तान और अमेरिका की तजवीज़ की मुखालिफत की है। आपको बताएं कि मसूद अजहर का भाई है रऊफ अजहर। तो इस वक्त की एक और बेहद अहम खबर, चीन कर रहा है पाकिस्तानी दहशतगर्द की पुष्पनाही। अब्दुल रऊफ अजहर पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ की चीन ने मुखालिफत की है। चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा, यूएन में हिंदुस्तान और अमेरिका की तजवीज़ की मुखालिफत की है। सबसे अहम कि मसूद अजहर का भाई है रऊफ अजहर। और एक और अहम खबर, जगदीप धनखड़ आज नायब सदर जमहूरिया के ओहदे का हलफ लेंगे। एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने नायब सदर जमहूरिया के इंतखाबात में अपोजिशन की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को शिकस्त देकर शानदार जीत हासिल की थी। उन्होंने 588 वोटों के साथ 528 वोटों के साथ जीत दर्ज की थी, जबकि अपोजिशन की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले थे।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जगदीप धनखड़ को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगी। जगदीप धनखड़ मुल्क के 14वें नायब सदर जमहूरिया होंगे। दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी विनीत झा। विनीत, आज का दिन काफी अहम रहने वाला है। आज जगदीप धनखड़ की हलफबरदारी तकरीब है, तफसीलात चाहेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जगदीप धनखड़ को आज शपथ दिलाई जाएगी। 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पर उन्हें शपथ दिलाई जाएगी और जो कार्यक्रम होगा वो राष्ट्रपति भवन में होगा। 12:30 बजे दोपहर यह शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें तमाम जो बड़े लोग हैं वो मौजूद रहेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार में मंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो भी अभी दिल्ली के दौरे पे आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो भी दिल्ली दौरे पे पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान से ताल्लुक है जगदीप धनखड़ का, तो उनके शपथ ग्रहण समारोह में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शिरकत करेंगे और आज सुबह अब से थोड़ी देर बाद वो भी जो है वो भी दिल्ली पहुंचेंगे। तो एक भव्य समारोह में, एक बड़े समारोह में 12:30 बजे राष्ट्रपति भवन में उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। जिसके साक्षी जो है वो काफी लोग होंगे और देश को आज 14वां राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आज मिल जाएगा। जगदीप धनखड़ 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पर वो बिल्कुल विनीत, और इस जो तकरीब है इसके ताल्लुक से लगातार तमाम तर अपडेट भी हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। इलेक्शन के दौरान मुफ्त की स्कीमों के ऐलान को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत हो रहा है। अदालत में दायर अर्जी में फ्री की स्कीमों से मुल्क की मईशत को भारी नुकसान होने का हवाला दिया गया है। इंतखाबात आते ही मुफ्त की स्कीमों का ऐलान होने लगता है। वोट पाने के लिए बिजली माफी, लैपटॉप की तकसीम, कर्ज माफ करने की होड़ जैसे लग जाती है। कोर्ट में अर्जी दायर कर इस तरह की स्कीमों का ऐलान करने वाली पार्टियों की शिनाख्त मंसूख करने का मुतालबा किया गया है। सियासी पार्टियों के इस रेवड़ी कल्चर को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हो गया है। फ्री स्कीमों को लेकर दायर अर्जी पर 3 अगस्त को समाअत हुई थी। पिछली समाअत के दौरान कोर्ट ने एक कमेटी बनाने की भी बात कही थी। हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं हमारे साथी सुशील पांडे। सुशील, आज का दिन इन मायनों में काफी अहम माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो बड़ी सुनवाई होना है, मुफ्त की स्कीमों का जो ऐलान इलेक्शन से ऐन पहले किया जाता है, कहीं ना कहीं जो रेवड़ी कल्चर है उसको खत्म करने की जानिब एक बेहद अहम कदम इसको समझा जा रहा है। जी देखिए हिना, साफ तौर से ये कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है और सुप्रीम कोर्ट ने न केवल इस पर चिंता व्यक्त की है बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो फ्री में रेवड़ियां बांटने को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां घोषणा करती हैं उसको लेकर चिंता जाहिर की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में आज केंद्र सरकार को यह बताना है कि जो फिलहाल मुफ्त की रेवड़ियां को बांटने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां घोषणाएं करती हैं उनमें जो विशेषज्ञ समिति बनाने की बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट से, वो फिलहाल समिति को लेकर क्या अपडेट है। हालांकि इसी बीच में ही ना कल चुनाव आयोग की तरफ से एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है। उस हलफनामे में चुनाव आयोग ने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फ्री में रेवड़ियां बांटने की घोषणाएं की जाती हैं राजनीतिक पार्टियों के द्वारा और जो एक विशेषज्ञ समिति बनाने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का स्वागत करती हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि जो विशेषज्ञ समिति बनाई जा रही है आने वाले समय में, उन विशेषज्ञ समिति में चुनाव आयोग को शामिल ना किया जाए, क्योंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और अगर चुनाव आयोग इस विशेषज्ञ समिति में शामिल होती है तो उसके जो फैसले लिए जाएंगे, यानी कि जो आने वाले समय में जो आउटकम आएगा उसका इफेक्ट इलेक्शन कमीशन के कहीं ना कहीं फैसलों पर पड़ेगा। चूंकि इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है, तो आने वाले समय में उस पर सवाल उठ सकता है, यानी कि इलेक्शन कमीशन को उसमें शामिल ना किया जाए। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने यह जरूर कहा है कि जिस तरह फ्री में रेवड़ियां बांटने का जो कल्चर तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है, उससे देश में जो आर्थिक
व्यवस्था है वो बिगड़ सकती है, गरीबी की जो स्थिति है वो बिगड़ सकती है। लिहाजा इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए केंद्र सरकार, आरबीआई, नीति आयोग को आगे बढ़कर कुछ कदम उठाने की जरूरत है। हालांकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह भी कहा गया था कि चूंकि इस प्रकार की चीजों पर लगाम लगाने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई ठोस कानून नहीं है जिससे वो इस प्रकार में इस पूरे फैसले से ही ना कोई फिलहाल ठोस कदम उठाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो फिलहाल आर्टिकल 191 है उस आर्टिकल के तहत चुनाव आयोग के पास ये पावर जरूर है कि जब इलेक्शन की अनाउंसमेंट होती है उस समय अगर कोई राजनीतिक पार्टियां इस प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं को लेकर घोषणाएं करती हैं तो उन राजनीतिक पार्टियों पर लगाम लगाने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास पावर है। लेकिन कोई सरकार अगर बन जाती है, यानी कोई चुनी हुई सरकार आती है और उसके बाद वो इस प्रकार की घोषणाएं करती हैं, उसके लिए वो चुनाव आयोग बाध्य नहीं है। इसी में केंद्र सरकार की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन इस दिशा में आगे बढ़े, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने केंद्र सरकार के इस दलील का विरोध किया क्योंकि केंद्र सरकार के पास यह अधिकार है कि वो कोई कानून बनाए और उसको अमेंड करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन को है। लेकिन जब भारत जैसे मुल्क में इस तरह के कानून की काफी जरूरत जो है वो महसूस की जाती रही है और एक ये नजीर जो है ये कायम होगी। सुशील, आपसे लगातार इस बेहद अहम मामले से मुतालिक तमाम तरह अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जानकारी के लिए। रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक और अहम खबर, दिल्ली के एम्स में भर्ती कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की तबीयत अभी भी नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर्स के मुताबिक अगले 48 घंटे राजू श्रीवास्तव की सेहत के लिए काफी अहम है। इलाज कर रहे डॉक्टर अनन्य गुप्ता ने कहा कि बीपी लगातार उनका लो बना हुआ है। वेंटिलेटर सपोर्ट के साथ राजू श्रीवास्तव डॉक्टर्स की कड़ी निगरानी में हैं। राजू के खानदान में उनकी बेटी अंतरा, उनकी अहलिया शिखा और साथ ही साथ दूसरे रिश्तेदार भी मौजूद हैं। आपको बताएं कि राजू श्रीवास्तव अभी उत्तर प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन हैं। खबर है कि जिम वर्कआउट करते वक्त राजू श्रीवास्तव गिर गए थे। कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। इस समय उनमें क्या इलाज चल रहा है, क्या बीमारी है और कैसी हालत है, इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं इलाज टीम में शामिल डॉक्टर अनन्य गुप्ता। आइए हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, राजू श्रीवास्तव की इस समय कैसी स्थिति है? सुबह जब वो ट्रेडमिल कर रहे थे तो उस समय ही हैड अ सीवियर चेस्ट पेन एंड विच वाज डायग्नोज्ड टू बी हैविंग एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन। उसके बाद वो ही वाज जस्ट रश्ड टू एम्स एंड फिर देखा गया कि उनकी एंजियोग्राफी करी गई थी, जिसमें ये देखा गया था कि जो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है, जो आर्टरी हमारे हार्ट को सप्लाई करती है, दैट वाज 100% ब्लॉक। तो उसमें 100% ब्लॉकेज था। अलॉन्ग विद दैट प्लाग रप्चर भी था। तो उसमें अभी के लिए हमारे जो एमिनेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं एम्स के, दे हैव इंसर्टेड अ स्टेंट, वहाँ पे स्टेंट डाल दिया गया है। बट डिस्पाइट दैट कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेंट के बावजूद भी हार्ट इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो ब्लड को फेंक नहीं पाता है। अभी जो रिसेंटली इनका इको हुआ है, इको एक जांच होती है जिसमें हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन, खून फेंकने की क्षमता हार्ट की डिटरमाइन की जाती है, दैट इज 25%। दिस इज द लेटेस्ट न्यूज़, मे बी जस्ट हाफ एन आवर बैक। अच्छा, मौजूदा स्थिति उनकी क्या है? आप बता रहे हैं स्टेंट डाल दिए गए, यानी कि एंजियोप्लास्टी उनकी हो गई है। एंजियोप्लास्टी करने के बाद आमतौर पर मरीज सामान्य होने लगता है, लेकिन उन्हें क्रिटिकल केयर में रखा गया है, वेंटिलेटर सपोर्ट पे भी रखा गया है। ऐसी स्थिति क्यों आई? ऐसा इसलिए होता है कि डिपेंड्स कि कितना परसेंटेज ऑफ द आर्टरी ब्लॉक है और कौन सी आर्टरी ब्लॉक्ड है। इनके केस में सर्कमफ्लेक्स आर्टरी ब्लॉक्ड है, जो कि पूरी 100% तरीके से ब्लॉक्ड थी, विच इन एनी केस इट्स अ बैड साइन। स्टेंटिंग कर दी गई है, एक स्टेंट डाल दिया गया है। अभी की स्थिति अगर मैं बताना चाहूँ, 15-20 मिनट पुरानी बात अगर बताना चाहूँ, तो ही इज़ रिक्वायरिंग हाई आइनोट्रोप्स। आइनोट्रोप्स वो दवा होती हैं जो बीपी बढ़ाने में हेल्प करती हैं। सो द डायग्नोसिस राइट नाउ इज दैट ही इज़ इन कार्डियोजेनिक शॉक में है, जिस वजह से उनको बीपी बढ़ाने की दवाई
चल रही है, और वो दवाई ऐसा नहीं कि बहुत स्मॉल डोज में चल रही है, वो दवाई भी काफ़ी हाई डोज में इस समय दी जा रही है ताकि उनका बीपी मेंटेन रहे। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अनन्य गुप्त, जो राजू श्रीवास्तव के इलाज टीम में शामिल हैं। ये अभी आईसीयू से होकर आए हैं। इन्होंने बताया है कि उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखा गया, साथ ही बीपी को मेंटेन करने के लिए हाई डोज दी जा रही है। कैमरामैन नवीन के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को भगोड़ा करार देने के लिए लखनऊ पुलिस ने कोर्ट में अर्जी दी है, जिस पर आज एमपी एमएलए कोर्ट में समाअत होना है। अपनी अर्जी में पुलिस ने लिखा है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए रुकने असेंबली अब्बास अंसारी सदारती इंतखाब में वोट देने नहीं आया। अब्बास की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने वजीरगंज थाना, हजरतगंज थाना और हसनगंज थाने में दबिश दी है। वजीरगंज के जाफरी ब्रदर्स के ठिकानों पर भी पुलिस ने दबिश दी, लेकिन अब्बास का कहीं पता नहीं चल सका। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी ऋषभ बनी त्रिपाठी। ऋषभ, आपसे इस अहम मामले पर तफसीलात चाहेंगे। पुलिस लगातार इस अहम मामले पर अपनी खोजबीन जारी रखे हुए है। देखिए, अब्बास अंसारी भाजपा पार्टी से विधायक भी है। उनके खिलाफ लखनऊ की एक कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी है, जिसको तामील करने के लिए लगातार पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। उनके सरकारी आवास जो विधायक निवास है दारुशफा में, वहां भी रविवार को दबिश गई थी। उसके बाद उनके जो और ठिकाने हैं वहां पर भी कल देर शाम तक दबिश जारी रही। और कोर्ट में चूंकि तारीख लगी थी, ये कहा था कोर्ट ने कि 10 अगस्त तक उनको गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए। पुलिस उनको कोर्ट में पेश नहीं कर पाई, लिहाजा पुलिस की ओर से ये बताया गया है कि उनके जो ज्ञात ठिकाने थे वहां पर छापेमारी हो चुकी है। जो और जानकारी मिल रही है वहां भी आज छापेमारी जारी रहेगी। और पुलिस की ओर से जो अर्जी दाखिल की गई थी, उस अर्जी में भी ये बात कही गई है कि वो गिरफ्तारी से बचने के लिए जो संवैधानिक पद का सबसे बड़ा चुनाव है देश में, राष्ट्रपति का चुनाव है, उसमें भी वो शामिल नहीं हुए थे। लिहाजा थोड़ा समय और दिया जाए, नहीं तो अब मुख्तार अंसारी के सुपुत्र अब्बास को भगोड़ा घोषित किया जाएगा। वो अर्जी कल कोर्ट में दाखिल होगी, जिसपे आज सुनवाई भी होगी। जी ऋषभ बनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेहद अहम जानकारी के लिए। अंजुमन शरई शियान जम्मू कश्मीर दारुल मुस्तफा के अंजुमन ब्लड डोनर एसोसिएशन की जानिब से बडगाम के मागाम में ब्लड डोनेशन कैंप का खास एहतमाम किया गया। अंजुमन शरई शियान के जनरल सेक्रेटरी आगा सैयद मुश्तबा ने कैंप की निगरानी की। इस कैंप में पूरे मुल्क के नौजवानों ने, अंजुमन शरई ब्लड डोनर्स के रज़ाकारों और पुलिस एहलकारों ने वादी में खून का अतिया पेश किया। इस कैंप का मकसद हाजतमंद मरीजों को बर वक्त खून फराहम करवाना है। गौरतलब है कि अंजुमन शरई शियान की जानिब से अंजुमन ब्लड डोनर्स के नाम से एक व्हाट्सएप और फेसबुक पेज भी चल रहा है, जिसके जरिए बिना किसी दिक्कत के इमरजेंसी और जरूरतमंद मरीजों को बर वक्त खून फराहम करवाया जाता है। अंजुमन शरई शियान के इस रज़ाकार ग्रुप ने अब तक 1000 से ज्यादा मरीजों को ब्लड डोनेट किया है, उनकी मदद की है। इसकी हर जानिब सताइश की जा रही है। ये तो एक इंसानी बात ही है, जो जब किसी ज़रूरतमंद के काम ये हमारा खून आता है तो ये हमारे लिए बैसित इंसान एक फ़ख्र की बात है। दूसरा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भी इसमें पैगाम है कि इंसानियत की खिदमत करना, इंसानियत के इंसानों के लिए काम आना, और वही उसी जज्बे के साथ जिस हमारे खून में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बसता है, और इस ज़रिए वो खून हर इंसान तक पहुंच सकता है और जज्बे हुसैनी हर इंसान में पैदा हो सकता है। बीजेपी लीडरान और कारकुनान ने भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर आज जम्मू कश्मीर भदरवा में एक तिरंगा रैली में हिस्सा लिया और हर घर तिरंगा मुहिम को जबरदस्त कामयाब बनाया। न्यू बस स्टैंड से शुरू हुई रैली चौबिया लिंक रोड, सीरी बाजार, गणपत बाजार, वासक डेरा और जय रोड समेत शहर के मुख्तलिफ बाजारों और इलाकों से गुजरी। इसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। की एक मुहिम नहीं है बल्कि एक पर्व है। आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए हैं
तो मैं समझता हूँ कि पूरे भारतवर्ष के लोगों को जो है इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए और अपने अपने घर पे जो है तिरंगा फहरा के खुशी प्रदर्शित करनी चाहिए कि हम आज़ाद होके बहुत खुश हैं और खुशहाल हैं। और ये दिन एक दिन नहीं है, हमारे लिए एक पर्व है। सभी लोग, सभी वर्ग के लोग इस पर्व को मिलकर मनाएं। ये किसी खाली एक पार्टी का पर्व नहीं है, बल्कि सब पार्टी को एकजुट होकर इस पर्व को बहुत ही शानदार तरीके से मनाना चाहिए। जो रैली निकली है लोगों को अवेयर करने के लिए है कि हर घर में तिरंगा जो है वो लगे। मैं तमाम जितने भी जम्मू कश्मीर और खासकर हमारे भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं सबसे निवेदन करूंगा कि अपने अपने घरों में तिरंगा लहरा के इस 75वीं में आज़ादी की शान बढ़ाएं। महाराष्ट्र के जालना से इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे दें। इनकम टैक्स महकमे की कार्रवाई सामने आई है। स्टील कंपनी के मालिक के घर और कारखाने पर आईटी का छापा पड़ा। 390 करोड़ की बेनामी जायदाद को जब्त किया गया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि 32 किलो सोना भी बरामद किया गया है। तो इस वक्त की एक बेहद अहम खबर आपको दे दें महाराष्ट्र के जालना से, जहां आईटी डिपार्टमेंट की कार्रवाई सामने आई है। स्टील कंपनी के मालिक के घर और कारखाने पर महकमा इनकम टैक्स की जानिब से छापेमारी की गई और इसमें 390 करोड़ की बेनामी जायदाद जब्त की गई। सिर्फ यही नहीं बल्कि 32 किलो सोना भी बरामद किया गया। तो आज की ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, आदाब।